नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का जो नया भूगोल आपको पढ़ाया जा रहा है, इसकी क्लास नंबर 22 को आज हम पढ़ने वाले हैं। 50 जिलों के अनुसार आपको राजस्थान का नया जीके पढ़ाया जा रहा है। और जो पिछली क्लासेज है, जो पिछली 21 क्लासें हमने डाली है, उनकी यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी राजस्थान का नया जीके 50 जिलों के अनुसार। साथियों, उसमें पिछली 21 क्लासें डली हुई हैं, आप वहां से वो सभी क्लासें अटेंड कर सकते हो। तो ये जो आपके राजस्थान जी के यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, रीट मेंस एग्जाम हो, पशु परिचर एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या अन्य कोई भी राजस्थान में कोई भर्तियां आती है, उन सभी के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, जो क्लास नंबर 19 20 21 हमने पढ़ी थी, इस क्लास नंबर 19 20 और 21 में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण। और ये जो नया टॉपिक हमने शुरू किया था, इसमें हमने वन्य जीव संरक्षणों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कंप्लीट कर लिया था और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में भी कंप्लीट कर लिया था। जैसे हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान थे, वन्य जीव अभयारण्य 25-26 वन्य जीव अभयारण्य भी कंप्लीट किए नए जिले अनुसार। और अब हम जो ये क्लास नंबर 22 से साथियों, वन्य जीव संरक्षण के ही अंतर्गत जो चीजें बची हुई है उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के अलावा वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत जंतु वाले भी आते हैं। अब मित्रों, राजस्थान में जंतु वाले की संख्या अगर हम देखें तो राजस्थान में जंतु वाले की संख्या कितनी है? 5 है। अब वो 5 जंतु वाले कौन कौन से हैं, कब बने, कहाँ पर स्थित है, इन सभी चीजों को हम आराम से देखने वाले हैं। तो चलिए जंतु वाले के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जिस जंतु वाले के बारे में बात करेंगे वो है साथियों जयपुर जंतु वाले। अब देखो, नाम ही क्या है, जयपुर जंतु वाले। तो कहाँ पर रहेगा? जयपुर में रहेगा। मित्रों, जो जयपुर जंतुआलय है, ये राज्य का पहला जंतुआलय है जिसकी स्थापना सन 1876 में की गई थी। मतलब देख लीजिए, राज्य का पहला जंतुआलय अगर पूछ लिया जाए तो आंसर क्या रहेगा? जयपुर जंतुआलय। स्थापना कब की गई थी? 1876 में। उस समय जयपुर के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था साथियों सवाई मानसिंह द्वितीय। ये जयपुर के उस समय शासक हुआ करते थे। ये जो जयपुर जंतुआलय है, ये मगरमच्छ व घड़ियालों का प्रजनन केंद्र यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? जयपुर जंतुआलय में ही मगरमच्छों का और घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी स्थित है साथियों। दूसरा जंतुआलय देखेंगे तो देखिए, दूसरा जो जंतुआलय आता है वो है उदयपुर जंतुआलय। अब भाई, उदयपुर जंतुआलय कहाँ पर रहेगा? उदयपुर में रहेगा। इसकी जो स्थापना है सन 1878 में की गई थी साथियों। और उस समय जो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, भाई उदयपुर किसके अंतर्गत आता था? मेवाड़ के अंतर्गत। अब मित्रों, उस समय मेवाड़ के या उदयपुर के जो शासक थे वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। तीसरा जंतुआलय हम देखें तो तीसरे नंबर पे आता है बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय कहाँ पर स्थित रहेगा? बीकानेर में। भाई ये तो कोई याद रखने वाली बात नहीं है, ये तो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। अब आपको ये देखना है बीकानेर जंतुआलय के बारे में कि भाई स्थापना कब की गई। तो सन 1922 में बीकानेर जंतुआलय की स्थापना की गई। किंतु एक महत्वपूर्ण घटना क्या है कि वर्तमान में इस जंतुआलय को बंद कर दिया गया है। तो अगर यूं पूछ ले कि वह जंतुआलय जिसकी स्थापना 1922 में की गई थी और वर्तमान में जो बंद है, कौन सा जंतुआलय है? तो आंसर क्या रहेगा साथियों? आपका बीकानेर जंतुआलय आपका आंसर रहेगा। देखो, जयपुर जंतुआलय हमने देखा, उदयपुर जंतुआलय हमने देखा, तीसरे नंबर पे बीकानेर जंतुआलय के बारे में पढ़ा। अब जो सेकंड लास्ट नंबर पे आता है वो है जोधपुर जंतुआलय, जो जोधपुर में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई साथियों? तो सन 1936 में जोधपुर जंतुआलय की स्थापना की गई। और जोधपुर देखिए, पश्चिमी राजस्थान की तरफ, जोधपुर आते ही पश्चिमी राजस्थान की तरफ आप जा सकते हो। तो मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में गोडावण देखने को भी मिल जाते हैं और गोडावण प्रजनन केंद्र इसी जंतुआलय में स्थित है। कौन से में? जोधपुर जंतुआलय में। नेक्स्ट अंतिम जंतुआलय को देखेंगे जो आता है कोटा जंतुआलय। तो साथियों, कोटा जंतुआलय जो है कहाँ रहेगा? कोटा में।
और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। 1954, देखिए देश आज़ाद हो चुका है उसके बाद में बनाई है। तो आज़ादी के बाद स्थापित जंतुआलय, ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद स्थापित जंतुआलय कौन सा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कोटा जंतुआलय, जिसकी स्थापना कब की गई, 1954 में। तो साथियों ये 5 जो जंतुआलय थे इनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब राष्ट्रीय उद्यान आपके हो गए, अभयारण्य आपके हो चुके हैं और जंतुआलय के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम राजस्थान में साथियों मृग वनों के बारे में देखेंगे। मृग वन क्या क्या, यहाँ पर कौन कौन से मृग वन स्थित है राजस्थान में, तो वो देखने वाले हैं। एक विशेष सूचना सभी को दे दूं कि यदि आप या आपके परिवार में कोई रीट प्री एग्जाम की तैयारी कर रहा है साथियों, रीट प्री एग्जाम 2024-25 की, चाहे लेवल 1 से या लेवल 2 से, तो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप उपलब्ध है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से। आप ऐप को डाउनलोड करके लेवल 1 या लेवल 2 के लिए नाम मात्र की फीस में 1 वर्ष की वैलिडिटी सहित आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो राजस्थान में मृग वनों को अगर हम देखें तो मृग वनों की संख्या कितनी है, 7 है। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी देखी थी, 3। अभयारण्यों की संख्या लगभग 26 के लगभग हमने पढ़ी थी साथियों। फिर जंतुआलय की संख्या हमने कितनी देखी थी, 5। और मृग वनों की संख्या हम कितनी देख रहे हैं, 7 है। तो अब मृग वनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई राजस्थान में कौन कौन से मृग वन हैं। देखो 7 जो मृग वन हैं इसमें है, सबसे पहले जो मृगवन देखने वाले हैं वो है चित्तौड़गढ़ मृगवन। मित्रों चित्तौड़गढ़ मृगवन राजस्थान में कहाँ रहेगा, चित्तौड़गढ़ में ही रहेगा। स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1969 में। किसकी, चित्तौड़गढ़ मृगवन की। यह सबसे प्राचीन मृगवन है राजस्थान में। जो टोटल 7 मृगवन है इनमें से सबसे प्राचीन मृगवन कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा, चित्तौड़गढ़ मृगवन। कब इसकी स्थापना की गई, 1969 में। दूसरे नंबर पे जो आता है मृगवन वो है सज्जनगढ़ मृगवन। मित्रों देखो हमने जब सज्जनगढ़ अभयारण्य पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंतर्गत ही सज्जनगढ़ मृगवन भी स्थित है। और सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ था, उदयपुर में। तो सज्जनगढ़ मृगवन भी कहाँ रहेगा, उदयपुर में। स्थापना कब की गई थी सज्जनगढ़ मृगवन की, 1984 में। जबकि हम तीसरे नंबर पे जो मृगवन देखेंगे वो है पुष्कर मृगवन। भाई पुष्कर में एक स्थान है पंचकुंड, पंचकुंड नामक स्थान में ये मृगवन स्थित है जो अजमेर जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान में भी। पहले भी अजमेर के अंतर्गत ही आता था और वर्तमान में भी। स्थापना हम देखेंगे साथियों तो पुष्कर मृगवन की स्थापना सन 1985 में की गई थी। देखो यहाँ देखिएगा, पहला बना 1969 में, दूसरा 84 और तीसरा 85। मतलब सज्जनगढ़ के बाद में पास नेक्स्ट जो बना वो कौन सा, पुष्कर मृगवन। कब बना ये, 1985 में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे आता है माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क के बारे में भी मैंने आपको अभयारण्यों में पढ़ाया था साथियों। कहाँ पर माचिया सफारी पार्क स्थित है, जोधपुर में। स्थापना इसकी कब की गई, 1985 में। देखो ये जो पुष्कर मृगवन है और जो माचिया सफारी पार्क है इन दोनों की स्थापना 1985 में की गई थी साथियों। माचिया सफारी पार्क की बात करें तो देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान यहाँ पर स्थित है। कहाँ, माचिया सफारी पार्क के अंतर्गत। 5वें नंबर पे देखेंगे अशोक विहार मृगवन। तो देखो अशोक विहार मृगवन की स्थापना कहाँ की गई, जयपुर में। कब की गई, 1986 में। यहाँ हम देख रहे हैं एक तो 69 में बना, एक 84 में बना, फिर 85 में बना, फिर 85 में बना, फिर अशोक विहार यहाँ 86 में है, संजय उद्यान भी 86 में है। मित्रों अशोक विहार मृगवन और संजय उद्यान मृगवन दोनों ही जयपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। ये जो है संजय उद्यान मृगवन ये शाहपुरा के अंतर्गत आता है, जयपुर में जो शाहपुरा है उसी के अंतर्गत। अशोक विहार मृगवन की स्थापना भी 1986 में की गई और संजय उद्यान मृगवन की स्थापना भी 1986 में की गई। जबकि अंतिम जो मृगवन आता है वह है अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी जो आपने नाम सुना होगा अमृता देवी का, अमृता देवी का नाम किसके अंतर्गत आता है, वनों के संरक्षण से संबंधित है साथियों। पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली थी अमृता देवी।
बिल्कुल उन्हीं के नाम पर इस मृगवन का नाम रखा गया, अमृता देवी मृगवन। जो कि देखो, अमृता देवी कहाँ की रहने वाली थी? खेजड़ली नामक स्थान है जो जोधपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर ये यहाँ की रहने वाली थी और यहाँ पर ही इनके नाम पर अमृता देवी मृगवन रखा गया। स्थापना 1994 में की गई। साथियों, एक विशेष तथ्य आता है कि जो अमृता देवी मृगवन है, इसी के अंतर्गत विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पर भरता है। क्यों भरता है? इनकी याद में, किनकी? अमृता देवी सहित लगभग 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था साथियों, इस वजह से, पेड़ों की रक्षा के लिए। इस वजह से विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहाँ पर भरता है। कहाँ? खेजड़ली, जोधपुर में। क्लियर है सभी के? तो ये मृगवन का टॉपिक भी आपके कंप्लीट होता है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान प्लस अभयारण्य प्लस जंतुआलय प्लस मृगवन, इनको तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम देखने वाले हैं साथियों, कुछ विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से याद होना जरूरी है। तो देखो, अब यहाँ मृगवनों के बारे में बाद में हम देखेंगे राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व। तो साथियों, कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। ये पूछा जा सकता है कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहला कंजर्वेशन स्थल कौन सा है। तो मित्रों, इनको हम देखने वाले हैं। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वों की संख्या है भाई 14, जिसमें सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, जबकि सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में है वो आता है आपके रोटू कंजर्वेशन रिजर्व। ये जो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है ये जालोर और सिरोही जिले के अंतर्गत आता है साथियों, जबकि जो सबसे छोटा रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है ये नागौर जिले के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सुंदा माता, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, जबकि सबसे छोटे रोटू कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 2012 में की गई थी। जबकि जो सबसे पहले कंजर्वेशन रिजर्व बना था उसका नाम है बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। किसके अंतर्गत आता है? टोंक के अंतर्गत साथियों। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान में रामसर साइट के बारे में। तो देखो, रामसर साइट के बारे में तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था जब हमने राजस्थान की झीलें पढ़ी थी, और जब हमने जो अभयारण्य पढ़े थे, जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, उसी के अंतर्गत साथियों जब हमने केवलादेव घना पक्षी विहार पढ़ा था कि भाई केवलादेव घना पक्षी विहार कौन से जिले के अंतर्गत आता है? भरतपुर के अंतर्गत। तो साथियों, इसको मैंने आपको बताया था कि सन 1981 में केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को रामसर साइट में शामिल किया गया था। और जब हमने राजस्थान में खारे पानी की झीलें कंप्लीट की थी तो उस समय एक झील हमने देखी थी, सांबर झील। कौन से जिले के अंतर्गत ये आती है? जयपुर जिले के अंतर्गत। साथियों, इसको भी सन 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान में रामसर साइट के कितने क्षेत्र है, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? 2 क्षेत्र है। कौन कौन से? एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार है और एक है सांबर झील। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है, जबकि सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? 81 में। और सांबर झील को कब शामिल किया? 90 में साथियों। यहाँ तक क्लियर है सभी के? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्कों के बारे में। तो साथियों, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क देखें तो जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है, जो सज्जनगढ़ मृगवन है साथियों, इसी के अंतर्गत राजस्थान में एक बायोलॉजिकल पार्क भी है जिसका नाम है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ये भी कहाँ रहेगा? फिर उदयपुर में। कब बनाया गया? 2015 में। जो माचिया सफारी पार्क है, जो मृगवन के अंतर्गत देखा था हमने मित्रों, जोधपुर में ये स्थित है, ये भी हमने देख लिया था। और इसको बायोलॉजिकल पार्क कब बनाया गया? 2016 में। एक और बायोलॉजिकल पार्क है जिसका नाम है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पर स्थित है साथियों? जयपुर में। तो ये 3 बायोलॉजिकल पार्क हमने देखे, जबकि कुछ विशेष चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे राजस्थान में एक हर्बल गार्डन भी है पुष्कर अजमेर में। राजस्थान में सबसे बड़ा स्मृति वन है सीकर में। राजस्थान में इको टूरिज्म पार्क है झालाना नामक स्थान पर, जो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत ये आता है साथियों। तो कुछ इन विशेष तथ्यों के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा,
क्योंकि इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो जो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित चीजें थी लगभग हमने कंप्लीट की है साथियों। अब हम राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में आज के इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे चाहे राज्य वृक्ष हो या फिर राज्य पुष्प हो या राज्य पशु हो, इन सभी चीजों के बारे में हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जैसे ही ये शब्द आता है तो हमारे माइंड में आता है खेंजड़ी। खेंजड़ी जो है साथियों ये क्या है, तो भाई राजस्थान का राज्य वृक्ष है। भाई प्रत्येक राज्य के अलग अलग राज्य वृक्ष होते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेंजड़ी है साथियों। खेंजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। खेंजड़ी क्या है भाई, क्या है, एक पेड़ है, तो पेड़ को दर्जा दिया राज्य वृक्ष का 1983 में। डेट पूछ ली जाए तो 31 अक्टूबर 1983 में, जबकि खेंजड़ी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष की 12 सितंबर को। आगे हम खेंजड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हमारे सामने रख सकते हो साथियों। आगे हम खेंजड़ी के बारे में और देखने वाले हैं। जैसे खेंजड़ी का स्थानीय नाम, जो स्थानीय भाषा में खेंजड़ी को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई इसको श्यामल भी कहा जाता है। विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं खेंजड़ी को शमी के नाम से जानते हैं, मतलब इसको किस नाम से पुकारते हैं, शमी के नाम से। शेखावटी क्षेत्र है जैसे चूरू, झुंझुनू, सीकर, एक और नया जिला बन गया शेखावटी में, नीम का थाना। तो इन जिलों में साथियों खेंजड़ी को जाटी के नाम से जाना जाता है, जबकि वैज्ञानिक नाम भी इसका पूछ लिया जाता है कि खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम है भाई प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया, ये खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। मित्रों उपनाम की बात करेंगे कि खेंजड़ी को अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है, तो वृक्षों में राजस्थान का गौरव खेंजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी खेंजड़ी को ही कहा जाता है। सर्वाधिक खेंजड़ी वाला क्षेत्र अगर हम देखें, क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, जिले की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वाधिक खेंजड़ी वाला क्षेत्र अगर हम देखें तो जो शेखावटी क्षेत्र है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, इस क्षेत्र में सर्वाधिक खेंजड़ी के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। साथियों खेंजड़ी वृक्ष के नीचे थान भी होता है। किनका होता है, किस लोक देवता का थान होता है खेंजड़ी वृक्ष के नीचे, तो जो लोक देवता है गोगाजी महाराज, मित्रों इन्हीं का थान खेंजड़ी वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है। खेंजड़ी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। जब दीपावली से पहले एक त्योहार आता है दशहरा, दशहरे के अवसर पर खेंजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है साथियों। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेंजड़ी गांव जोधपुर में। ये तो अभी हमने देख लिया था। खेंजड़ी जो वृक्ष है इसको बचाने के लिए सन 1991 में ऑपरेशन खेंजड़ा की भी शुरुआत की गई थी। एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन खेंजड़ा। तो ये जितनी भी चीजें खेंजड़ी के बारे में थी हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथियों। खेंजड़ी क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष का दर्जा खेंजड़ी को कब दिया, 31 अक्टूबर 1983। खेंजड़ी दिवस कब मनाते हैं, तो 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेंजड़ी दिवस मनाते हैं। स्थानीय नाम खेंजड़ी का क्या है, श्यामल। विश्नोई संप्रदाय के लोग इसको किस नाम से जानते हैं, शमी के नाम से। शेखावटी क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, जाटी के नाम से। वैज्ञानिक नाम खेंजड़ी का क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया है। खेंजड़ी को वृक्षों में राजस्थान का गौरव कहा जाता है और राजस्थान का कल्पवृक्ष भी किसको कहते हैं साथियों, खेंजड़ी को ही कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खेंजड़ी वाला क्षेत्र हमने क्या देखा, शेखावटी। कौन से लोक देवता के थान खेंजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, तो गोगाजी महाराज के। खेंजड़ी का जो पेड़ है इसकी पूजा कब की जाती है, दशहरे के अवसर पर। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, खेंजड़ी गांव जोधपुर में। जबकि खेंजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन खेंजड़ा, जो 1991 में चलाया गया था साथियों। तो ये हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में राजस्थान का राज्य वृक्ष कंप्लीट किया है। अब हम राज्य वृक्ष के बाद में राज्य पुष्प के बारे में देखने वाले हैं। तो मित्रों देखो, राज्य वृक्ष का दर्जा खेंजड़ी को दिया था 31 अक्टूबर 1983। मैंने क्या कहा था, खेंजड़ी क्या है, एक पेड़ है
और जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा भी क्या है, एक तरह से आप पौधा मान सकते हो जिस पर फूल खिलता है साथियों। तो पेड़ और पौधे दोनों को, पेड़ क्या है, राज्य वृक्ष, और पौधा क्या है, राज्य पुष्प, ऐसे याद रखना है। दोनों को ही 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को भी राज्य वृक्ष का दर्जा दिया और रोहिड़ा को भी राज्य पुष्प का दर्जा दिया साथियों। रोहिड़ा के उपनामों की बात करेंगे तो रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है और राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, खेजड़ी को। राजस्थान का गौरव पेड़ों में किसको कहते हैं, खेजड़ी को। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं रोहिड़ा को और राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है साथियों रोहिड़ा को। वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। भाई वैज्ञानिक नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। रोहिड़ा को मारवाड़ का टीक भी कहते हैं और रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान में किस तरफ देखने को मिलता है साथियों, जो पश्चिमी रेगिस्तान है, पश्चिमी रेगिस्तान में ही रोहिड़ा सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ये हमने राजस्थान का दूसरा प्रतीक चिन्ह क्लियर किया है जिसका नाम क्या है, राज्य पुष्प रोहिड़ा। दर्जा कब दिया, 31 अक्टूबर 83। क्या क्या इसको कहा जाता है, तो रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं, मारवाड़ का टीक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या देखा, टिकोमेला अंडुलेटा। और राजस्थान में रोहिड़ा सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट तीसरे नंबर का जो प्रतीक चिन्ह देखेंगे साथियों वह है राज्य पक्षी जो हवा में उड़ता है जिसका नाम क्या है, गोडावण। तो देखो गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा सन 1981 में दिया था। मतलब पेड़ पौधों के पहले पक्षी को और पशु को दर्जा दिया था, ये याद रखना। जैसे अभी हम चिंकारा के बारे में पढ़ेंगे मित्रों, जो चिंकारा है इसको भी राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया था, पक्षी को भी 1981 में। तो पशु और पक्षी को तो 81 में दर्जा दिया, पेड़ पौधों को कब दर्जा दिया, 1983 में, मतलब 2 साल बाद। ऐसे आप याद रखोगे तो आपके ऐसा क्वेश्चन मतलब कंफ्यूजन होने वाली स्थिति नहीं आएगी और आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। गोडावण का वैज्ञानिक नाम देखेंगे साथियों तो गोडावण को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम में, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ये किसका नाम है, गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है, क्या है, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, गोडाउन का ये वैज्ञानिक नाम है। और गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, गोडावण को सोहन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं और गोडावण को शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। तो कुछ भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई शर्मिला पक्षी किसको कहते हैं, सोहन चिड़िया किसको कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहते हैं। आंसर क्या रहेगा साथियों, गोडावण को। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, आंसर क्या रहेगा, गोडावण। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया, 1981 में। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। साथियों गोडावण जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर जिलों के अंतर्गत आता है, यहाँ सर्वाधिक गोडावण देखने को मिलते हैं। और अन्य स्थल एक और है, सोरसन नामक स्थान है जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। जो 12 जिला है हाड़ौती के अंतर्गत, जो 12 जिला कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वो वाला जो जिला है साथियों हाड़ौती के अंतर्गत, बिल्कुल इसमें एक स्थान है सोरसन नामक, यहाँ पर भी गोडाउन देखने को मिल जाते हैं। एक गोडाउन संरक्षण अधिनियम बनाया था सन 2014 में और गोडाउन के लिए सबसे उपयुक्त घास भी एग्जाम में पूछी जाती है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के लिए खाने के लिए, मतलब गोडाउन जिस घास को बहुत चाव से खाता है वो घास कौन सी है, तो आंसर क्या रहेगा, सेवण घास। ठीक है, प्रोटीन युक्त जो नरम घास होती है सेवण घास के बारे में हमने देखा था लाठी सीरीज में, जैसलमेर जिले में ज्यादा पाई जाती है लाठी सीरीज के अंतर्गत। चलिए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। अब देखेंगे राज्य पशु। मैंने आपको क्या बताया था, पशु पक्षी को 1981 में और पेड़ पौधों को 1983 में दर्जा दिया। इसे आपको याद रखना है साथियों ये कि भाई राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, इनको दर्जा में, इनमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो राजस्थान के राज्य पशु वर्तमान में 2 है, एक तो है चिंकारा और एक है ऊंट। मित्रों चिंकारा क्या है, वन्य श्रेणी के आधार पर राजस्थान का राज्य पशु है, जबकि पालतू श्रेणी के आधार पर राजस्थान का राज्य पशु क्या है, ऊंट है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया था और पालतू श्रेणी के आधार पर ऊंट को राज्य पशु का जो दर्जा दिया वो दिया था 30 जून 2014 को।
ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमड्रेरियस, जबकि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। तो यहाँ ये चीजें आपके कंप्लीट होती है। जो बाकी की चीजें हैं उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल निःशुल्क तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की निःशुल्क तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलेंगे कल अगले वीडियो में।